हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं। और तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आज के इस वीडियो में आपसे विलियन पार्ट के हिमांक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हम आपको क्वथनांक के बारे में बताया था। क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, मूलन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। आज हम बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, या अपन कहते हैं हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो अवनमन का मन मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होना। यानी हिमांक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तित होना हिमांक कहलाता है। कोई भी द्रव जितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को ही हिमांक कहते हैं, ठीक है। वहां पर हम क्वथनांक के लिए कैपिटल बी का उपयोग कर रहे थे, यहाँ हिमांक के लिए हम एफ का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है हमारा हिमांक, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है हिमांक, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, ठीक है। तो हिमांक की परिभाषा किसी भी द्रव के लिए हम क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं, ठीक है। पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को ही क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, ठीक है। हिमांक को एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हमको ये सोचना है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही बर्फ पर क्यों नहीं परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। हमने पहले बताया था कि कोई भी द्रव, जैसे हम पानी को गर्म करते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी आपका गैस में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, ठीक है। तो जितने तापमान पर पानी गैस में परिवर्तित हुआ वह उसका क्या था? क्वथनांक। अब वो पानी क्वथनांक या गैस में परिवर्तित क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते गए वैसे वैसे पानी की वाष्पें बनने लगी। जितनी ज़्यादा वाष्पें होंगी, वाष्प दाब का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने ये कहा था कि जितने ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पर हम हिमांक की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ताप कम करते जाएंगे वैसे वैसे एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई द्रव पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ में परिवर्तित क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस अवस्था में दोनों के जो वाष्प दाब के मान होंगे वो लगभग कैसे हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसी द्रव का वह ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का वाष्प दाब है वो बर्फ का वाष्प दाब है, वो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसकी ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब के मान बराबर हो जाते हैं, उस तापमान को ही हम हिमांक कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर
वह ताप जिस पर किसी ठोस और द्रव दोनों की अवस्थाओं के वाष्प दाबों के मान बराबर हो जाते हैं, उस तापमान को हम हिमांक कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हाँ, हिमांक, तो हम यहाँ हिमांक की क्या लिखेंगे, हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्थाओं की इस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्थाओं की वाष्प दाबों के मान या वाष्प दाब के मान लगभग बराबर हो जाते हैं, उस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब के मान लगभग बराबर हो जाते हैं, उस ताप को ही हम उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए आपकी हिमांक में अवनमन की बात। ठीक है, क्या बात आई आपकी हिमांक में अवनमन। देखिए, हिमांक में अवनमन, अवनमन माने होता भाई कमी। अवनमन माने क्या होता बच्चों, कमी। यानी हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में क्या हो रहा था, उन्नयन। ठीक है, यहां इसको लिख देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने ये बताया था कि जैसे ही किसी द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताया था मैंने, क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन उस विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए कैसे हिमांक कम हो जाता है। हमने मान के चलिए इसके अंदर हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। पानी क्या होता है भाई, शुद्ध विलायक होता है। शुद्ध विलायक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। पानी है जो आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका ठोस से किसमें बदल जाता है, द्रव से क्या में बदल जाएगा, आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, लेकिन हम इस पानी के अंदर यदि कोई अवाष्पशील विलय यानी इसके अंदर नमक मिला दें या हम इसके अंदर क्या मिला दें, चीनी मिला दें, है ना, यानी इसके अंदर हम क्या मिला दें, नमक मिला दें या हम चीनी मिला दें, तो इसका जो हिमांक है ये हमने क्या बना दिया, इसका विलयन बना दिया। क्या बना दिया, आपका विलयन। ठीक है, अब ये इसका जो विलयन है, विलयन यानी इसका और तापमान कैसा होगा, नीचे। अब ये 0 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, यानी इसका 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है।
तो यानी इसका जो हिमांक है वो कैसा हो गया आपका कम, इसका हिमांक कैसा हो गया आपका कम। तो हिमांक में जो कमी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। और हिमांक में अवनमन को हम, यानी ये विलयन का है तो इसको TF से प्रदर्शित करेंगे, और ये आपका शुद्ध विलायक का है तो इसको T0F से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ रही होगी, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई भी हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो वो विलयन बन जाएगा, उसका हिमांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हिमांक में होने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब हम किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन उसका हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हिमांक में होने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो हिमांक में जो अवनमन की जो परिभाषा आएगी वो ये होगी आपकी, ठीक है। हिमांक में अवनमन, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यानी जब किसी हम शुद्ध विलायक में, यहां से लिखेंगे इसको, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो विलयन, जैसे ही हम विलय मिलाएंगे क्या बन जाएगा, विलयन बनाएगा। तो विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलयन का हिमांक कम हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हिमांक में क्या कहते हैं, हम अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं, ठीक है भैया। हमने जैसे ही किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिलाया, उदाहरण के लिए अब हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। अब ये पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बर्फ में परिवर्तित होगा और नीचे चला जाएगा। क्या चला जाएगा आपका, और नीचे। और नीचे का मतलब क्या होगा, हिमांक आपका कैसा हो गया, आपका कम होगा। हिमांक में होने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फटाफट मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, जल्दी करिए। हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, देखिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो हिमांक में अवनमन का जो फॉर्मूला होता है, वो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला आएगा भाई, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस आपका TF, ठीक है। तो सॉरी उल्टा हो गया, क्योंकि विलयन का हिमांक क्या हो रहा है, कम। तो ये तो आएगा आपका TF माइनस ये आएगा आपका T0F। ये आपका हिमांक में अवनमन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। जहां हमने इसको बताया T0F होता है वो आपका क्या होता है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक,
देखिए जिसने क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा वो आपको हिमांक में आराम से उसको समझ जाएगा। सेम टू सेम टॉपिक दोनों एक जैसे हैं, केवल उनकी थोड़ी थोड़ी सी उसमें अंतर है आपका। और टी एफ हम क्या कहते हैं इसको, बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। ठीक है भाई, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ही हम हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना किस तरीके से करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। देखिए अब हम क्या कह रहे थे आपको, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। देखो विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे आपका, पहले से ही हम पढ़ेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है भाई, पहले मोलल हिमांक, जैसे हमने बताया था कि हिमांक में जो अवनमन होता है, पहले हमने बताया था कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो विलेय की मूललता के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन वो आपका विलेय की मूललता के क्या होगा, आपका समानुपाती। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला आपका भैया क्या होता है, डेल्टा टी एफ। तो यहां लिखेंगे आप डेल्टा टी एफ समानुपाती स्मॉल का एन। ठीक है, स्मॉल का क्या हो गया एन। देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल, इसको समीकरण हम क्या देंगे 8। ठीक है, हिमांक में अवनमन विलेय की मूललता के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। ठीक है, समीकरण हम क्या लिखेंगे, यदि स्मॉल एम इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्मॉल इक्वल टू 1। अर्थात यदि हम किसी बिलियन के अंदर विलेय के जो मोल है वो कितने लेंगे 1। मूललता क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में मिलाए गए विलेय के मूलों की संख्या। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका के एफ, क्योंकि एम की जगह हमने कितना रख दिया आपका 1। ठीक है, तो यहां से इसकी परिभाषा निकल जाएगी, हिमांक में अवनमन स्थिरांक एक मूल विलेय के लिए हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। ठीक है, और यहां तक आप ओके। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि हिमांक में जो अवनमन होता है वो विलेय की मूललता के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। ठीक है, तो यदि m बराबर 1 का मतलब क्या होता है, m मतलब स्मॉल m का अर्थ क्या होता है भैया, मूललता। और मूललता की परिभाषा आप जानते हो, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में मूलों की संख्या, वो भी कौन से, विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है, तो m यानी 1000 ग्राम विलायक के मूलों की संख्या कितना मानी मैंने, m इक्वल टू क्या माना हमने 1, माने 1 मोल हो गया आपका। तो यहाँ कहने का मतलब ये होता है यदि हम 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल मिलाए, ठीक है, क्या मिलाए 1 मोल मिलाए, तो जो हिमांक में अवनमन, देखो डेल्टा टी एफ आपका क्या है, हिमांक में अवनमन, और जी आपका क्या है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक। देखो यहाँ मैंने के एफ लिखा, तो यहाँ आपको लिखना है जहां के एफ आपका हिमांक में अवनमन स्थिरांक है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ये आप तो हिमांक में अवनमन स्थिरांक यानी जो हिमांक में अवनमन है वो हिमांक में अवनमन के स्थिरांक के बराबर कब होगा, जब विलेय के मूलों की संख्या कितनी होगी आपकी 1। कहने का मतलब है कि 1 मूल विलेय के लिए हिमांक में जो अवनमन है वो हिमांक में अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, तभी हम इसको हिमांक में अवनमन स्थिरांक या मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ तक तो इसकी क्या होगी, मूलल हिमांक अवनमन की परिभाषा होगी, क्या होगी आपकी मूलल हिमांक। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, विलेय की आणविक
द्रव्यमान की गणना। तो देखिए विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, तो यही फिर लिखेंगे आणविक द्रव्यमान की गणना। तो आणविक द्रव्यमान हम वहीं से उठाएंगे, हम समीकरण कहां से उठाएंगे, एक से, ठीक है, यानी समीकरण एक से। समीकरण एक हमारा ये कहता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस ये आपका समीकरण एक, के एफ पॉइंट स्मॉल का है, ये हमने समीकरण एक यहां से ले लिया, ठीक है। ये समीकरण एक हमने कहां से ले लिया, आपका यहां से ले लिया, देखिए ये वाला आपका समीकरण एक, ठीक है। देखो यहां हमने ये भी लिख सकते हैं कि के एफ इक्वल टू 1.86 kg मोल इनवर्स, यानी ये जल के लिए फिक्स वैल्यू, जल के लिए आपका KF का मान हमसे क्या होगा, आपका 1.86 kg मोल इनवर्स। जिस प्रकार से जल के लिए हमने Kv का मान 0.52 kg मोल इनवर्स बताया था, उसी तरीके से यहाँ KF की वैल्यू आपका ये जल के लिए फिक्स रहेगी। हमने ये समीकरण एक से लिया। देखिए यहाँ पर समीकरण एक से मान लेने के लिए मूलता का मान क्या है, स्मॉल है, हम जानते हैं कि डब्ल्यू वी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू, ये हो गया आपका एम का मान। एम के मान को कहा रखेंगे हम समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक में रखने का, ठीक है। एम के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे, तो ये समीकरण एक रहा आपका डेल्टा टी एफ, के एफ की जगह क्या रखेंगे हम, के एफ इंटू एम की जगह हम रखेंगे डब्ल्यू बी इंटू का आपका 1000, ठीक है, और अपॉन में क्या रखेंगे एम बी, और यहाँ लिखेंगे हम डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी ये लिखा है। देखो इस समीकरण का उपयोग आप कब करेंगे, इसको समीकरण देंगे ये हमको डेल्टा टी एफ बोले तो हिमांक में अवनमन यदि हमको ज्ञात करना है, तो हम समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। हमें क्या करना है, आणविक द्रव्यमान की गणना। तो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए हम एम बी को इधर ले जाएंगे, डेल्टा टी एफ को इसकी जगह पे दिया हो, एम बी के एफ डब्ल्यू बी और 1000, ठीक है। इसके बाद डेल्टा टी एफ इंटू आपका क्या जाएगा डब्ल्यू, इसको समीकरण क्या देंगे 3, समीकरण 3 की सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, यानी समीकरण की 3 की सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों, देखो उसके अंदर डेल्टा टी एफ ज्ञात करना होता है। डेल्टा टी एफ को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए हम समीकरण 2 का उपयोग करेंगे, और आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए हम समीकरण 3 का उपयोग करेंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक, चलिए।